चलिए बाबा, आज हम करने वाले हैं रिटर्न्स चैप्टर का रिवीजन। सर रिटर्न चैप्टर का रिवीजन? यस बाबा, रिटर्न चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। आ जाइए, चैप्टर का एक क्विक लिंकिंग ले लेते हैं। हमने सीखना स्टार्ट किया था गुड्स एंड सर्विसेज से। सर गुड्स एंड सर्विस अगर सप्लाई हो गया, सप्लाई या तो इंटरस्टेट सप्लाई होगा या इंट्रास्टेट सप्लाई होगा। इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो सर आईजीएसटी लेवी होगा, इंट्रास्टेट होगा तो सीजीएसटी लेवी होगा। एक बार जीएसटी लेवी हो गया तो जीएसटी हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। कैसे कलेक्ट करेगा, कैसे पे करेगा? सर कैलकुलेट करेगा जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। एक बार वैल्यू आपको मालूम चल गया तो आप रेज करोगे टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड डिलीवरी चालान। सर उसके बाद मेंटेन करोगे अपना अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स और गुड्स भेज दोगे अदर पर्सन को विद द हेल्प ऑफ ई वे बिल। सर एक बार गुड्स भेज दोगे तो आपका आ जाएगा लायबिलिटी टू पे। लायबिलिटी टू पे आता है टाइम ऑफ सप्लाई पे। आप यूज करोगे अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिमेनिंग अमाउंट का पेमेंट करते हुए सर रिटर्न फाइल कर दोगे। यहां आता है लिंकिंग ऑफ द चैप्टर ऑफ रिटर्न। रिटर्न के चैप्टर में आ जाते हैं बहुत सारे सेक्शन। रिटर्न के चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 37। सेक्शन नंबर 37 आउटवर्ड सप्लाई की बात करता है। सेक्शन नंबर 38 आता है। सेक्शन नंबर 38 इनवर्ड सप्लाईज की बात करता है। सेक्शन नंबर 39 मंथली रिटर्न की बात करता है। सेक्शन नंबर 40 सर पहला रिटर्न, फर्स्ट रिटर्न की बात करता है सेक्शन नंबर 40। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 41 प्रोविजनल आईटीसी। सर 42 एंड 43 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन नंबर 44 बात करता है किसके बारे में? सर सेक्शन नंबर 44 एनुअल रिटर्न की बात करता है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 45। सर सेक्शन नंबर 45 बात करता है फाइनल रिटर्न कि सर एक बार कैंसिलेशन ऑर्डर आ गया, फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर और डेट ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर, आपको 3 महीने में बाय रिटर्न, फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। उसके बाद 46 आता है रिटर्न फाइल नहीं किया तो नोटिस आएगा। 47 लेट फी की बात करता है एंड 48 बात करता है जीएसटी प्रैक्टिशनर की। आ जाइए बाबा, समझते हैं रिटर्न्स के बारे में। सर रिटर्न्स का चैप्टर कैसा है? बाबा रिटर्न्स का चैप्टर यूं तो सी ग्रेडेड है, लेकिन 3 से 4 मार्क आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। चलिए समझते हैं रिटर्न्स का चैप्टर। सर अगर एक सप्लायर है, उसने अगर वो लायबल हो गया, जैसे ही वो बिजनेस स्टार्ट करता है वो लायबल नहीं होता, लेकिन अगर सर वो लायबल हो गया एक दिन अंडर सेक्शन नंबर 22 और सेक्शन नंबर 24, आई होप आप लोगों को याद होगा सेक्शन नंबर 22 में 4 सेक्शन हुए करते थे, सब सेक्शन, एंड सेक्शन नंबर 24 बात करता था कब आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। तो सर अगर आप लायबल हो गए तो आप बन जाओगे टैक्सेबल पर्सन। अब आपको रजिस्ट्रेशन 30 दिनों में अप्लाई करना है। आपने अप्लाई कर दिया और आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट समझ लीजिए 3 फरवरी को दे दिया गया, तो उस दिन आप बन जाओगे रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल के बीच में जो भी आपने सप्लाईज किए थे उन सप्लाईज के लिए भी आपको टैक्स पे करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर यहां ग्रांट हुआ तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को बेसिकली इफेक्टिव किया जाता है रेट्रोस्पेक्टिवली। ओके सर, अगर मैंने 30 दिनों में अप्लाई कर दिया और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव किया जाएगा और फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल टिल द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आरसी जो भी मैंने सप्लाई किया है उनका टैक्स मुझे रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करके कलेक्ट करना पड़ेगा। प्लस अगर मुझे फरवरी में रजिस्ट्रेशन मिला है तो फेब एंड तक जो भी मैंने सप्लाई किया उसके लिए तो मैं टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा। अब सारा रिवाइज टैक्स इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस मेरे को पहला रिटर्न जो फर्स्ट रिटर्न होता है अंडर सेक्शन नंबर 40 उसमें दिखाना पड़ता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। टैक्स फर्स्ट रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यूं तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली में फर्स्ट रिटर्न नाम का कोई रिटर्न नहीं होता। आप जो भी पहला रिटर्न आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन फाइल करते हो उसी में सारा रिवाइज टैक्स इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस रिलेटेड सब डिटेल्स डिस्क्लोज कर देते हो। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद अब क्या होगा, अब आप रेगुलर रिटर्न फाइल करोगे। रेगुलर रिटर्न कौन से होते हैं सर? सेक्शन नंबर 37 में GSTR1 होता है जो आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स बताना पड़ता है आपको। सेक्शन नंबर 38 इनवर्ड सप्लाईज का डिटेल GSTR2 होता है जो अभी जाता नहीं, जो बेसिकली आजकल क्या हो रहा है GSTR 2A और 2B में ऑटो पॉपुलेट हो जाता है इनवर्ड सप्लाईज का डिटेल। उसके बाद सेक्शन नंबर 39 आता है जो बेसिकली मंथली रिटर्न्स वगैरह की बात करता है। ठीक है सर, मैंने रेगुलर रिटर्न फाइल कर दी है। रेगुलर रिटर्न हर महीना फाइल कर रहे हो। उसके बाद क्या होगा, एक बार ईयर खत्म हो गया, ईयर एंड पे आपको फाइल करना पड़ता है एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न जाता है GSTR 9 में एंड GSTR 9A में। याद रखिएगा एनुअल रिटर्न हर रजिस्टर्ड पर्सन को फाइल करना है एंड अलोंग विद द एनुअल रिटर्न सेल्फ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देना है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस होता है
5 करोड़। एक और बात, एनुअल रिटर्न जो था वो 17, 18, 18, 19, 19, 20 के लिए 17, 18, 18, 19 और 19, 20 में एनुअल रिटर्न को ऑप्शनल किया गया था अप टू एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ, अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है तो उनके लिए ऑप्शनल कर दिया गया था। एंड 2021 के लिए रजिस्टर्ड पर्सन विद एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 2 करोड़ के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, उनको बोला था एनुअल रिटर्न नहीं लगाना। सर 21, 22 के लिए अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए आपको ध्यान रखना है एनुअल रिटर्न हर रजिस्टर्ड पर्सन को लगाना है, प्लस अलॉन्ग विद दैट सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देना है अगर एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 2 करोड़ हो गया। सर ये जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट था ये तो सीए सर्टिफाइड था। यस बाबा, सीए का ऑडिट रिक्वायरमेंट अब जीएसटी से डिलीट कर दिया गया है, हेंस आपको सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देना पड़ता है, आपको सीए सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। कोई सीए सर्टिफिकेशन का जरूरत नहीं होता, सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देना है अगर एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ हो गया है। और एक पॉइंट है यहां पे कि एनुअल रिटर्न एप्लीकेबल ही नहीं होता अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी हो जिसका टर्नओवर, जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट बेसिकली ऑडिटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर देयर लॉ किया जा रहा है, उनके लिए एनुअल रिटर्न का जरूरत नहीं है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, मैं रेगुलर रिटर्न फाइल कर रहा था, एनुअल रिटर्न फाइल कर रहा था, एक दिन तंग आ गया, बोला मैं बिजनेस क्लोज कर रहा हूं। गवर्नमेंट, अगर आपने बिजनेस क्लोज कर दिया और कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो ड्यूरिंग द कैंसिलेशन प्रोसीडिंग आपके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया जाएगा। यस सर, और उसके बाद कैंसिलेशन ऑर्डर आ जाएगा। एक बार कैंसिलेशन ऑर्डर आ गया, फ्रॉम द कैंसिलेशन ऑर्डर और डेट ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर, आपको फाइल करना पड़ता है एक रिटर्न जिसको हम बोलते हैं बाय रिटर्न, फाइनल रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 45। सेक्शन नंबर 45 में फाइनल रिटर्न होता है जो जीएसटीआर 10 में जाता है और फाइनल रिटर्न को फाइल किया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और कैंसिलेशन ऑर्डर विच एवर इज लेटर के 3 महीने के टाइम के अंदर। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, अब गवर्नमेंट ने क्या किया था 2020 में जीएसटीआर 1 को गवर्नमेंट ने बोल दिया था अगर आपका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है तो आप जीएसटीआर 1 क्वार्टरली लगा सकते हो। लेकिन फिर गवर्नमेंट को लोगों ने बोला कि सर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी दोनों क्वार्टरली कर दीजिए, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी हर एक क्वार्टर के लिए आप एक ही लगाइए, लेकिन जीएसटीआर 3 भी जो है उसका पेमेंट तो आप क्वार्टरली करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला जो भी मंथली टैक्स पेमेंट है वो आपको करना पड़ेगा। एंड हेंस गवर्नमेंट ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस किया, क्यूआरएमपी स्कीम। क्यूआरएमपी स्कीम क्या होता है? क्वार्टरली आप रिटर्न लगाइए, क्वार्टरली जीएसटीआर 1 को भी कर दिया, क्वार्टरली जीएसटीआर 3 को भी कर दिया, और अब 1.5 करोड़ का टर्नओवर नहीं रहा, गवर्नमेंट ने बोला 5 करोड़ का लिमिट कर दिया। बेसिकली जीएसटीआर 1 जब क्वार्टरली इंट्रोड्यूस किया था तब गवर्नमेंट ने लिमिट 1.5 करोड़ रखा था, लेकिन जब क्यूआरएमपी स्कीम्स लॉन्च किया गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2021 से, तब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सर क्यूआरएमपी स्कीम उनको अलाउड है जिनका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 5 करोड़ रुपीस है। तो पहला क्वार्टर था 1 जनवरी 2021, मतलब जनवरी फरवरी मार्च वाला जो क्वार्टर था इन द ईयर 2021, वो पहला क्वार्टर था। और गवर्नमेंट ने बोला क्यूआरएमपी स्कीम हम कैसे देंगे? गवर्नमेंट ने बोला अगर 1920 में एक रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ओआईडीआर को नहीं देंगे क्यूआरएमपी स्कीम, अदर देन ओआईडीआर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसका एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 5 करोड़ होता है तो वो एलिजिबल होगा फॉर क्यूआरएमपी स्कीम। और सर पोर्टल ऑटोमेटिकली उसका टर्नओवर कैलकुलेट कर लेगा 1920 के लिए, और 2021 में जब जनवरी में ये लॉन्च हुआ क्यूआरएमपी स्कीम तो उसको ऑटो माइग्रेट कर दिया जाएगा एलिजिबल टू ऑफ फॉर क्यूआरएमपी स्कीम। गवर्नमेंट ने बोला अगर आपका टर्नओवर इन 1920 अप टू 5 करोड़ है एंड सर आपने अक्टूबर 2020 का रिटर्न लगा दिया जीएसटीआर 3 भी बाय 30 नवंबर आपने अगर लगा दिया है तो 1 जनवरी को बेसिकली आपको माइग्रेट कर दिया जाएगा इन क्यूआरएमपी स्कीम। यही बोला है इन्होंने, अगर जीएसटीआर 3 भी लगा दिया बाय 30 नवंबर यू शैल बी माइग्रेटेड, और एल्स माइग्रेट नहीं किया जाएगा, आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। आपने अगर एक बार जीएसटीआर 3 भी फाइल कर लिया। ऑटो माइग्रेशन कैसे किया गया था सर? फर्स्ट क्वार्टर था इसलिए गवर्नमेंट ने बोला हम ऑटो माइग्रेट कर देंगे। गवर्नमेंट ने बोला
अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक था और आपने जीएसटीआर 1 क्वार्टरली ऑप्ट कर रखा था तो हम आपको जीएसटीआर 3 भी बेसिकली क्वार्टरली दे देंगे। अगर आपका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ था लेकिन आपने जीएसटीआर 1 मंथली ऑप्ट कर रखा था तो आपको जीएसटीआर 3 भी मंथली दिया जाएगा। अगर आपका टर्नओवर ग्रेटर देन 1.5 करोड़ अप टू 5 करोड़ था और आपने जीएसटीआर 1 मंथली ऑप्ट कर रखा था तो क्यूआरएमपी स्कीम में आपको माइग्रेट कर दिया जाएगा। ये पहली बार के लिए किया गया था, ये अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप क्यूआरएमपी स्कीम में हो, क्यूआरएमपी स्कीम का ऑप्शन जीएसटीआई वाइज होता है। ऑप्शन आपने अगर एक बार एक्सरसाइज कर लिया तो सर अनलेस यू रिवाइज हमेशा क्यूआरएमपी में ही आप चलते रहोगे। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, नेक्स्ट ईयर 21-22 में सर कैसे चलेगा क्यूआरएमपी। पहले क्वार्टर में देखा जाएगा, बेसिकली जब 21-22 आएगा तो लास्ट ईयर का टर्नओवर देखा जाएगा। लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर अप टू 5 करोड़ है तो 21-22 में मजे कीजिए, क्यूआरएमपी स्कीम में रहिए। पहले क्वार्टर में आप क्यूआरएमपी में हो, दूसरे क्वार्टर में आप क्यूआरएमपी में हो, समझ लीजिए तीसरे क्वार्टर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो गया 5 करोड़ तो सर नेक्स्ट क्वार्टर से आप इनएलिजिबल हो जाओगे। याद रखिएगा, अगर एक क्वार्टर में टर्नओवर क्रॉस हो जाता है तो आप नेक्स्ट क्वार्टर से इनएलिजिबल हो जाते हो फॉर क्यूआरएमपी स्कीम। यस सर, पॉइंट क्लियर हो गया है। सर एक बात बताइए, क्यूआरएमपी स्कीम में ऑप्ट कैसे किया जाता है? अगर मुझे क्यूआरएमपी में जाना है फॉर द क्वार्टर अप्रैल मई जून तो कैसे जाऊं? तो आपको जाने के लिए एक काम करना है, ऑनलाइन जाना है, पोर्टल में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको पोर्टल अलाउ करता है 2 महीना पहले फ्रॉम द क्वार्टर एंड एक बार क्वार्टर स्टार्ट होने के 1 महीने बाद तक। तो अप्रैल में जून क्वार्टर के लिए 1 फरवरी से आप ऑप्ट कर सकते हो। अप टू 30 अप्रैल तक ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, आप क्यूआरएमपी स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हो। याद रखिएगा हमेशा क्यूआरएमपी स्कीम किसके लिए है? अगर आपका टर्नओवर लास्ट ईयर में अप टू 5 करोड़ था तो करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको क्यूआरएमपी स्कीम मिल जाएगा। क्वार्टरली आप क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट नहीं करना, एक बार ऑप्ट कर लिया तो चलते रहेगा। जब क्यूआरएमपी स्कीम में हो, अगर समझ लीजिए एक क्वार्टर में आपका टर्नओवर क्रॉस हो गया 5 करोड़ तो आप इनएलिजिबल हो गए फ्रॉम द नेक्स्ट क्वार्टर। उस क्वार्टर में तो चलेगा, कोई बात नहीं, क्यूआरएमपी में आप रह सकते हो। सर क्वार्टरली रिटर्न तो ठीक है, अप्रैल मई जून का मैं एक ही रिटर्न लगाऊंगा। अप्रैल मई एंड जून का मैं एक ही जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी फाइल करूंगा। लेकिन सर एक बात बताइए, मंथली पेमेंट कैसे करना है? गवर्नमेंट ने बोला, समझ लीजिए अप्रैल मई जून है और उस क्वार्टर के लिए आपने क्यूआरएमपी ऑप्ट किया है, क्वार्टरली रिटर्न तो फाइल कर दोगे बट मंथली पेमेंट करना है। उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया, एक ऑप्शन था फिक्स सम मेथड। गवर्नमेंट ने बोला अगर आपको पेमेंट करना है अप्रैल का तो 25 मई तक पेमेंट करना है, मई मंथ का बाय 25 जून तक पेमेंट करना है एंड जून मंथ का बेसिकली पेमेंट जब करोगे तो गवर्नमेंट ने बोला आपको जब जीएसटीआर 3 भी फाइल कर रहे हो बाय 22 और 24 जब क्वार्टरली रिटर्न जीएसटीआर 3 भी फाइल कर रहे हो तब आप डिफरेंशियल पेमेंट कर सकते हो फॉर द होल क्वार्टर। लोगों ने बोला सर मैं जब हर मंथ में जीएसटीआर 3 भी फाइल ही नहीं कर रहा तो कैलकुलेट कैसे करूंगा? गवर्नमेंट ने बोला फिक्स सम मेथड। गवर्नमेंट ने बोला आप एक काम कीजिए, लास्ट क्वार्टर में क्या आप क्यूआरएमपी स्कीम में थे? समझ लीजिए अप्रैल मई जून वाला क्वार्टर की बात हो रही है, तो अगर जैन फेब एंड मार्च आपने क्यूआरएमपी स्कीम में ऑलरेडी ऑप्ट कर रखा था तो जैन फेब मार्च के क्वार्टर में जो आपने पेमेंट किया था ऑफ टैक्स उसका 35% आप पे कर दीजिए जो भी आपने प्रीवियस क्वार्टर में। तो आपको मंथली पेमेंट जब करना है अप्रैल और मई में तो सर बाय 25 मई एंड 25 जून आपको पेमेंट करना है। तो 35% ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर जो आपने कैश में पे किया था उसका 35% पे कर दीजिए, फिर 35% पे कर दीजिए और लास्ट क्वार्टर में बेसिकली लास्ट मंथ का पेमेंट जब करने लगोगे तो बेसिकली जब जीएसटीआर 3 भी फाइल कर रहे हो अप्रैल और मई में जो भी पेमेंट किया उसको डिडक्ट करके बैलेंस पेमेंट कर देना, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप जीएसटीआर 3 भी के टाइम पे करने वाले हो। तो 35% ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर और बेसिकली डिफरेंशियल बाद में पे करना है। सो 35% ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर पे करूंगा, बाद में अगर पता चला अप्रैल एंड मई में मैंने कम पे किया था, अप्रैल एंड मई का पेमेंट करने के समय कोई बात नहीं, इंटरेस्ट पे करने का जरूरत नहीं है। अगर आपने ड्यू डेट्स फॉलो नहीं किया 25 एंड 22 और 24 तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18% इफ डिफरेंशियल इज नॉट पेड विद इन द ड्यू डेट। सर एक बात बताइए, अगर प्रीवियस क्वार्टर में मैं क्यूआरएमपी में नहीं था, पहली बार क्यूआरएमपी में आया हूं तो प्रीवियस मंथ देखिएगा, मंथ समझ लीजिए अप्रैल मई एंड जून की बात कर रहा हूं तो उसका प्रीवियस मंथ हो गया मार्च में जो पेमेंट आपने किया था उसका 100% पेमेंट कर दीजिए, 100% और बाद में जीएसटीआर 3 भी फाइल करने के समय
डिफरेंशियल पे कर दीजिएगा। अगर ड्यू डेट्स पे पेमेंट नहीं किया था तो इंटरेस्ट भी पे कर दीजिएगा। मैंने यहां पे एक एग्जांपल डाला है, समझ लीजिए। जैन टू मार्च आप क्यूआरएमपी स्कीम में थे तो आपने सीजीएसटी एसजीएसटी वगैरह पे किया है, तो बस आपको जब अप्रैल एंड मई में पेमेंट करना है तो इसका 35%, 35%, 35% एंड 35% अप्रैल और मई में रेस्पेक्टिवली आपको पे करना है। और जब जीएसटीआर 3B फाइल करोगे जून, बेसिकली अप्रैल में जून का, जुलाई 22 और 24 को जब फाइल करोगे जीएसटीआर 3B, तब डिफरेंशियल पे कर देना। सर समझ लीजिए, अगर मैंने प्रीवियस मंथ में क्यूआरएमपी स्कीम नहीं था, प्रीवियस क्वार्टर में मंथली रिटर्न फाइल कर रहा था, तो प्रीवियस मंथ में जितना पेमेंट किया था उतना अमाउंट आपको अप्रैल में और उतना अमाउंट आपको मई में, और जून मंथ बेसिकली अप्रैल में जून खत्म होने के बाद जब आप बेसिकली जुलाई में जीएसटीआर 3B फाइल करोगे तो डिफरेंशियल पूरा पे करते हुए आपको रिटर्न फाइल करना है, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है, अगर आपने ड्यू डेट्स फॉलो किया है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने बोला है सैम मेथड होता है, सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेल्फ असेसमेंट मेथड क्या होता है कि सर मुझे 35%, 100% वगैरह पे नहीं करना, मैं एक्चुअल कैलकुलेट करके पे करूंगा। एक्चुअल लायबिलिटी अब पे कर देना, अप्रैल मंथ का जब 25 मई को पे कर रहे हो, मई का जब 25 जून को पे कर रहे हो तो भी एक्चुअल लायबिलिटी पे कर देना। और जब रिटर्न जीएसटीआर 3B लगा रहे हो अप्रैल में जून के लिए भी, तो सर पूरे क्वार्टर का जब पेमेंट कर रहे हो तो एक्चुअल लायबिलिटी पे कर देना, बेसिकली जून मंथ का लायबिलिटी पे कर देना। लेकिन याद रखना बेटा, 35% और 100% जो हमने बोला था वो बेसिकली फॉलो नहीं किया है। अगर कोई शॉर्टफॉल हुआ था तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आई होप आप लोग क्लियर हो। यस सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा, अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में हो, जीएसटीआर 3B तो आप क्वार्टरली फाइल कर दोगे, लेकिन सर अगर मैं जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करूंगा सामने वाले पर्सन को क्रेडिट कैसे मिलेगा? जीएसटीआर 3B तो ठीक है, आपने बोल दिया मंथली पेमेंट कर दो, रिटर्न क्वार्टरली लगा देना, जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 1 भी अगर क्वार्टरली लगाऊंगा सामने वाले पार्टी को क्रेडिट कैसे मिलेगा? गवर्नमेंट ने इसका सोल्यूशन दे दिया कि अप्रैल मई एंड जून के लिए आप एक काम कीजिए, अप्रैल मंथ के लिए आप जीएसटीआर 1 मत लगाइए, लेकिन आपको एक इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का ऑप्शनल फैसिलिटी दे दिया, जिसमें आप टिल 13, तो अप्रैल मंथ का बाय 13th ऑफ मई मंथ का बाय 13th ऑफ जून आप क्या कर सकते हो, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करते हुए B2B इनवॉइसेस डिस्क्लोज कर सकते हो अप टू ए मैक्सिमम 50 लाख। B2B इनवॉइसेस डिस्क्लोज कर सकते हो अप टू ए मैक्सिमम 50 लाख। सामने वाले पार्टी के जीएसटीआर 2A में जाएगा, जीएसटीआर 2A से जीएसटीआर 2B भी बन जाएगा और जीएसटीआर 2B के बेसिस पे वो क्रेडिट ले सकेगा। सर जून मंथ का जब मैं जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा तो पूरे क्वार्टर के लिए जो भी बचा कुचा इनवॉइसेस है बाय 13th ऑफ जुलाई में जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा और उसमें जून मंथ का B2B एंड B2C दिखा दूंगा, प्लस अप्रैल एंड मई मंथ का जो भी B2C था या B2B अगर कोई बचा हुआ इनवॉइस था उसको भी दिखा दूंगा। सामने वाले पार्टी का जीएसटीआर 2A में चला जाएगा, उससे जीएसटीआर 2B ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। जीएसटीआर 2B 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ बेसिकली बन जाता है और सामने वाला पार्टी उसके बेसिस पे क्रेडिट ले लेगा। सर एक बात बताइए, अगर समझ लीजिए एक सप्लायर क्यूआरएमपी स्कीम में है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, तो सर उसने जीएसटीआर 1 के लिए तो आपने बोल दिया कि जीएसटीआर 1 की जगह क्या करेगा, आईएफएफ और जीएसटीआर 1 फाइल करेगा। जीएसटीआर 3B एक बार ही लगाएगा लेकिन मंथली पेमेंट करेगा। ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट क्या है? जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट 13th है। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का ड्यू डेट क्या है? 13th है सर। और जीएसटीआर 3B सर, जीएसटीआर 3B का डेट 22nd एंड 24th है। लोअर पार्ट ऑफ इंडिया के लिए 22nd कर दिया, अपर पार्ट ऑफ इंडिया के लिए 24th का ड्यू डेट कर दिया। सर क्या हमें याद रखना है कौन सा स्टेट है? नहीं बाबा, याद नहीं रखना। उसके बाद सर अगर मैं मंथली रिटर्न में जा रहा हूं तो आपके लिए जीएसटीआर 3B का ड्यू डेट 20th रहेगा। जीएसटीआर 1 आपको मंथली बाय 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ फाइल करना है। जैसे ही अपना आप जीएसटीआर 1 लगाते हो सामने वाले के जीएसटीआर 2A में चला जाएगा, उसका जीएसटीआर 2B ऑटो जनरेट हो जाएगा और जीएसटीआर 2B के बेसिस पे सामने वाला क्रेडिट ले लेगा। याद रखिएगा जीएसटीआर 1 एंड इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी एज पर सेक्शन नंबर 37 होता है और सामने वाले को क्रेडिट इन जीएसटीआर 2A एंड 2B रिफ्लेक्ट होता है। सर जीएसटीआर 2B में जो रिफ्लेक्ट होगा उसी के बेसिस पे सामने वाला क्रेडिट लेता है। तो सर मैंने यहां बोला है, समझ लीजिए एक नॉर्मल पर्सन है, वो जीएसटीआर 1 फाइल करेगा या आईएफएफ करेगा तो सामने वाले के जीएसटीआर 2A में चला जाएगा। अगर एनआरटीपी है जीएसटीआर 5 फाइल करेगा, सामने वाले के
रिसिपिएंट के जीएसटीआर 2A में चला जाएगा। आईएसडी जीएसटीआर 6 फाइल करेगा, रिसिपिएंट के जीएसटीआर 2A में चला जाएगा। टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर जीएसटीआर 7 फाइल करेंगे, सामने वाले के जीएसटीआर 2A में चला जाएगा। इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स का केस में जो भी आपने आईजीएसटी पे किया है या एसईजेड से जब डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में गुड्स आ रहे हैं उस पे जो आईजीएसटी पे किया है वो भी जीएसटीआर 2A में आ जाता है ऑफ द बेसिकली रेसिपिएंट। ठीक है सर, अब उसमें क्या होगा, उससे जीएसटीआर 2A के बेसिस में जो भी 13th को जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके बेसिस पे जीएसटीआर 2B बना दिया जाता है बाय द पोर्टल। जीएसटीआर 2B में आप देखोगे डिटेल्स ऑफ इन आउटवर्ड सप्लाई, बेसिकली जो भी आपने परचेज किया है जीएसटीआर 1 इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो भी सामने वाले ने किया है, जीएसटीआर 5 और जीएसटीआर 6 का इनवॉइस डिटेल्स आ जाता है, प्लस जो भी आपने इंपोर्ट किया, इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स या एसईजेड से डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में सप्लाई किया गया है उस पे जो आईजीएसटी पे किया था उसका डिटेल्स भी जीएसटीआर 2B में आ जाता है और T2B बनाया जाता है 14th, और 14th को जब जीएसटीआर 2B बनेगा तो उसमें जो क्रेडिट आता है वो क्रेडिट आपका एलिजिबल क्रेडिट है, उसका क्रेडिट आप ले सकते हो। एक बात याद रखिएगा, लोग क्या कर रहे थे, जीएसटीआर 1 एंड इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में डिटेल डाल रहे थे, सामने वाले को क्रेडिट मिल जा रहा था और जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर रहे थे। गवर्नमेंट ने बोला अगर आप ऐसा कर रहे हो कि जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हो और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज कर रहे हो और जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर रहे, मतलब टैक्स का पेमेंट आप नहीं कर रहे हो, सिर्फ क्रेडिट पास ऑन कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ने बोला था कि हम आपका क्रेडिट ब्लॉक कर देंगे और उसके लिए पहले 3 रीजन थे। अब गवर्नमेंट ने 2 ही रीजन रखे हैं, अमेंडमेंट आ गया है और गवर्नमेंट ने बोला है कि सर सामने वाले का क्रेडिट, रिसिपिएंट का क्रेडिट, सप्लायर का जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, सप्लायर का जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी ब्लॉक कर दिया जाएगा। कब सर, केसेस व्हेन रजिस्टर्ड पर्सन इज डीबार्ड फ्रॉम फर्निशिंग जीएसटीआर 1 और आईएफएफ। गवर्नमेंट ने बोला अगर रजिस्टर्ड पर्सन है ही विल नॉट बी अलाउड टू फर्निश जीएसटीआर 1 इफ जीएसटीआर 3B इज नॉट फर्निश फॉर द प्रीसीडिंग मंथ। अगर मैंने पिछले महीने का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया तो सर इस महीना मैं जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाऊंगा। मतलब अगर मैं मंथली रिटर्न में हूं, लास्ट महीने का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया था तो इस महीना मेरा जीएसटीआर 1 ब्लॉक कर दिया जाएगा, मेरे को जीएसटीआर 1 फाइल करने ही नहीं देंगे। ठीक है सर। अगर मैं क्यूआरएमपी स्कीम में था तो सर रजिस्टर्ड पर्सन विद एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ एंड जिसने क्वार्टरली रिटर्न के लिए ऑप्ट किया था उसने अगर प्रीवियस क्वार्टर का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया तो इस क्वार्टर से आईएफएफ भी नहीं कर पाएगा, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी भी यूज नहीं कर पाएगा और जीएसटीआर 1 भी यूज नहीं कर पाएगा। ही विल नॉट बी अलाउड टू फर्निश जीएसटीआर 1 और यूज आईएफएफ इफ ही हैज नॉट फर्निश जीएसटीआर 3B फॉर द प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड। मेरे को लगता है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर कोई मंथली रिटर्न में है और उसने लास्ट मंथ का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया तो इस मंथ का आईएफएफ नहीं, इस मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएगा। अगर कोई बंदा क्वार्टरली रिटर्न में है, लास्ट क्वार्टर का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया तो इस क्वार्टर का जीएसटीआर 1 एंड इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी दोनों ही यूज नहीं कर पाएगा अगर लास्ट क्वार्टर का जीएसटीआर 3B नहीं लगाया। यहां एक पॉइंट नंबर 3B हुआ करता था C, जिसको इस बार ओमिट कर दिया गया, तो आपको एग्जाम के लिए 2 ही पॉइंट का ध्यान रखना है। उसके बाद रूल नंबर 67A आता है, वो बोलता है अगर आपको जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 1 या CMP 08 नील फाइल करना है, नील जीएसटीआर 1, नील जीएसटीआर 3B या नील CMP 08, तो आप एसएमएस के थ्रू भी फाइल कर सकते हो। सेक्शन नंबर 46 बोलता है अगर आपने रिटर्न नहीं लगाया है तो आपको नोटिस दिया जाएगा इन जीएसटीआर 3A, और अगर आपने 15 दिन में फ्रॉम द नोटिस रिटर्न नहीं लगाया तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन नंबर 62 कर दिया जाता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने यहां लिखे हैं। सर क्या नील रिटर्न फाइल करना पड़ता है? यस बाबा, नील रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अगर आपका टैक्स पेएबल नहीं है, सप्लाई नहीं है, फिर भी नील रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ेगा। ठीक है सर अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ही विल नॉट बी अलाउड टू फाइल मंथली रिटर्न फॉर द करंट टैक्स पीरियड अनलेस उसने प्रीवियस टैक्स पीरियड का रिटर्न लगा दिया है। आपको हमेशा प्रीवियस टैक्स पीरियड का रिटर्न लगाना है, तभी करंट टैक्स पीरियड का रिटर्न भी लगा पाओगे। ठीक है सर, मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया? मैंने आपको रिटर्न चैप्टर में सेक्शन नंबर 37 पढ़ाया। सेक्शन नंबर 37 आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल का बात करता है। आउटवर्ड सप्लाई जीएसटीआर 1 होता है। ठीक है सर। उसके बाद सर सेक्शन नंबर 38 का बात किया। इनवर्ड सप्लाईज का डिटेल जीएसटीआर 2A एंड 2B में आता है आजकल। उसके बाद सेक्शन नंबर 39 होता है, मंथली रिटर्न की बात करता है। सर जीएसटीआर 3B मैंने आपको बताया।
उसके बाद सेक्शन नंबर 40 फर्स्ट रिटर्न होता है, पहला रिटर्न जिसमें जब आप लायबल हो गए और जब रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ उसके बीच में जो भी सप्लाईज है उसको आपको डिस्क्लोज करना है, प्लस जो भी पहला मंथ था आपका रजिस्ट्रेशन का उसका जो भी टर्नओवर था उसको भी डिस्क्लोज करना है इन द फर्स्ट रिटर्न। सेक्शन नंबर 41 प्रोविजनल आईटीसी की बात करता है, 42 एंड 43 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। 44 क्या बात किया था, एनुअल रिटर्न की बात किया था सर। 45 फाइनल रिटर्न की बात किया था। 46 बोला अगर रिटर्न वगैरह नहीं लगाया है तो आपको एक जीएसटीआर 3A में नोटिस दिया जाएगा कि 15 दिन में रिटर्न फाइल कर दे बेटा, नहीं तो बेस्ट जजमेंट कर दिया जाएगा। अब सुनिए, ये जो मंथली रिटर्न है, मंथली रिटर्न बाकी लोगों का मंथली रिटर्न के बारे में पढ़ लेते हैं। सर एनआरटीपी का कौन सा मंथली रिटर्न होता है, जीएसटीआर 5 होता है, जो वो फाइल करता है विद इन 20 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ। एक बार मंथ खत्म हो गया 20 तारीख तक, या फिर जब रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाए उसके 7 दिनों में उसे फाइल करना है, विच एवर इज अर्लियर। एनआरटीपी का याद रखिएगा कभी भी एनुअल रिटर्न नहीं लगाता। ओआईडीआर के लिए बोला गया है, ओआईडीआर फाइल करता है जीएसटीआर 5A, ओआईडीआर जीएसटीआर 5A बाय द नेक्स्ट मंथ का 20th करेगा, और एनुअल रिटर्न इनको ओआईडीआर को एग्जाम किया गया है। आईएसडी क्या फाइल करता है, आईएसडी जीएसटीआर 6 फाइल करता है, जिसमें इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट्स वगैरह जो आईएसडी इशू करता है सारे डिस्क्लोज करेगा, और ये फाइल करेगा बाय नेक्स्ट मंथ का 10th अप टू 13, 10 से लेके 13 तक इनको टाइम दिया जाता है, और आईएसडी के लिए भी कोई एनुअल रिटर्न नहीं होता। टीडीएस डिडक्टर जीएसटीआर 7 फाइल करता है, कब तक, इस मंथ का जो भी टीडीएस डिडक्टेड है बाय नेक्स्ट मंथ 10 पे करेगा और फाइल कर देगा जीएसटीआर 7। एंड इसका भी जीएसटीआर जो टीडीएस डिडक्टर होता है इनका भी कोई एनुअल रिटर्न नहीं होता। टीसीएस कलेक्टर जो होते हैं सर वो जीएसटीआर 8 फाइल करते हैं। ये एक मंथली स्टेटमेंट होता है जो बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ फाइल किया जाता है, और इनका एनुअल रिटर्न नहीं, इनका एनुअल स्टेटमेंट होता है। जो टीसीएस कलेक्टर होते हैं इनका एनुअल स्टेटमेंट होता है जो जीएसटीआर 9B में जाता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सुनिए, अब सेक्शन नंबर 47 की बात कर लेते हैं। 47 लेट फी का बात करता है। सुनिए, अगर आप टैक्स लेट पे करते हो तो इंटरेस्ट आता है, और रिटर्न लेट फाइल करने के लिए होता है लेट फी। लेट फी हमेशा लेट रिटर्न के लिए होता है। समझ लेते हैं लेट फी के बारे में। सेक्शन नंबर 47 बोलता है लेट फी के बारे में, जो होता है अंडर द सीजीएसटी एक्ट में बता रहा हूं, सेम अमाउंट अंडर एसजीएसटी एक्ट भी देना पड़ता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। मंथली रिटर्न के लिए ₹100 पर डे अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5000। तो सर 100 रुपीज पर डे अंडर सीजीएसटी, 100 रुपीज पर डे अंडर एसजीएसटी, अप टू ए मैक्सिमम 5000 अंडर सीजीएसटी एंड 5000 अंडर एसजीएसटी, ऐसे होता है। सर एनुअल रिटर्न ₹100 पर डे अप टू ए मैक्सिमम 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, सिमिलर अमाउंट अंडर एसजीएसटी। अब सुनिए, लोगों ने बोला सर ये आप क्या कर रहे हो, मंथली रिटर्न पे इतना लेट फी लोगे? तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, 100 रुपीज को काट के 10 रुपीज इन केस ऑफ नील रिटर्न एंड 25 रुपीज इन केस ऑफ अदर रिटर्न, 10 रुपीज इन केस ऑफ नील रिटर्न एंड 25 रुपीज इन केस ऑफ अदर रिटर्न गवर्नमेंट ने कर दिया, बट मैक्सिमम फीस 5000 ही रखा। किस केस में किया? जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, 4 एंड 5 का केस में गवर्नमेंट ने बोला कि लेट फी को हम वेव करते हुए लेट फी को रिड्यूस कर रहे हैं, और आपको पे करना पड़ेगा नील रिटर्न के लिए 10 रुपीज, एनी अदर रिटर्न के लिए 25 रुपीज पर डे अप टू ए मैक्सिमम 5000। याद रखिएगा जो मैंने बोला है वो सीजीएसटी एक्ट में, सिमिलर अमाउंट अंडर एसजीएसटी भी पे करना पड़ेगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला सर ये जो लेट फी था अप टू ए मैक्सिमम 5000, इसको भी लोगों ने बोला सर थोड़ा रिड्यूस कर दीजिए, और गवर्नमेंट ने इसका भी रिडक्शन कर दिया। एनहेंस देख लीजिए क्या बोला गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने बोला अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो, जीएसटीआर 1, 3 भी लगा रहे हो, नील रिटर्न है तो 10 रुपीज पर डे, सीजीएसटी एक्ट में बता रहा हूं, सिमिलर अमाउंट अंडर एसजीएसटी भी, ठीक है, अप टू ए मैक्सिमम 250 कर दिया गवर्नमेंट ने, 5000 को हटा के 250 कर दिया। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो, अदर देन नील रिटर्न, एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 1.5 करोड़ है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो सर जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B नील रिटर्न नहीं है तो 25 रुपीज पर डे अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 1000 लगेगा। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो, नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन नील अगर आप फाइल कर रहे हो, सर एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 1.5 करोड़ अप टू 5 करोड़ रुपीज अगर है, तो जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B के लिए बोला गया है 25 रुपीज, बट मैक्सिमम कितना है? 2500, क्योंकि आपका एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट ईयर में ग्रेटर देन 1.5 करोड़ अप टू 5 करोड़ है, तो मैक्सिमम फीस इंक्रीज कर दिया गया है आपके केस में। अगर आप एक पर्सन हो, अदर देन नील रिटर्न, एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट ईयर में ग्रेटर देन 5 करोड़ था, तो सर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B का केस में
₹25 ही रहेगा एंड मैक्सिमम भी 5000 रहेगा, कोई रिडक्शन नहीं किया गया है। ठीक है सर। सर अगर आप एक कॉम्पोजिशन डीलर हो, नील रिटर्न या एनी अदर रिटर्न, मतलब अदर देन नील रिटर्न के केस में ₹10 पर डे जो जीएसटीआर 4 लगता है, जीएसटीआर 4 के केस में, नील रिटर्न के केस में ₹10 पर डे, एंड सर एनी अदर रिटर्न का केस में, मतलब अदर देन नील रिटर्न ₹25 पर डे। सर नील रिटर्न का केस में मैक्सिमम 250, एनी अदर रिटर्न का केस में, एनी अदर रिटर्न मतलब जो नील नहीं होता है उसमें ₹250 की जगह ₹1000 मैक्सिमम लेट फी कर दिया गया है। आपको फिर बोलूंगा मैं ये कि सर ₹10 अंडर सीजीएसटी एक्ट, ₹10 अंडर एक्सजीएसटी एक्ट, मैक्सिमम 250 एंड 250 ऐसे देखा जाता है, एंड ₹25 अंडर सीजीएसटी, 25 अंडर एचजीएसटी, मैक्सिमम 1000 एंड 1000 ऐसा देखा जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। एनआरटीपी के लिए बोला गया जीएसटीआर 5 फाइल करेगा, नील के लिए ₹10 एंड अदर देन नील रिटर्न के लिए 25, लेकिन मैक्सिमम लेट फी कोई रिडक्शन नहीं है। एनआरटीपी के लिए 5000 ही है, चाहे नील रिटर्न हो चाहे एनी अदर केस हो। आईएसडी के लिए बोला गया जीएसटीआर 6 लगाएगा एंड ₹25 पर डे अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5000, चाहे नील रिटर्न हो चाहे नील रिटर्न नहीं हो, दोनों ही केस में ₹25 है एंड मैक्सिमम कितना है ₹5000। टीडीएस डिडक्टर के लिए बोला गया जीएसटीआर 7 एंड ₹25 पर डे अप टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹1000। जीएसटीआर 7 के लिए क्या है ₹25 पर डे अप टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹1000, लेकिन टीसीएस कलेक्टर का केस में जीएसटीआर 8 है एंड ₹100 पर डे अप टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹5000 ही है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया है। आई होप आप लोगों को पॉइंट क्लियर है। सुन लीजिए, मैंने आपको अभी तक क्या क्या पढ़ाया। रिटर्न्स में मैंने आपको पढ़ा दिया सर सेक्शन नंबर 37 जो जीएसटीआर 1 की बात करता है, और सर अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में हो आईएफएफ की बात करता है। जीएसटीआर 1 के लिए ड्यू डेट क्या है? 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। आईएफएफ के लिए ड्यू डेट 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 38 आया इनवर्ड सप्लाई। जो भी लोग जीएसटीआर 1 आईएफएफ करते हैं वो आपके जीएसटीआर 2A एंड 2B में आ जाता है। 2B में जो अमाउंट अपीयर होता है उसके बेसिस पे आपको क्रेडिट लेना है। 2B बनाया जाता है ऑन 14th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है सर। उसके बाद सेक्शन नंबर 39 आता है जो मंथली रिटर्न्स वगैरह की बात करता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 40 आता है फर्स्ट रिटर्न। उसके बाद आया सेक्शन नंबर 41 प्रोविजनल आईटीसी। प्रोविजनल आईटीसी आप ले सकते हो ऑन द बेस ऑफ जीएसटीआर 2B। जो भी जीएसटीआर 2B में आपके अपीयर होता है उसका क्रेडिट आप ले सकते हो। ये बोला गया है बेसिकली सेक्शन नंबर 41, 42 एंड 43 आपको एप्लीकेबल ही नहीं है। 40 मतलब इफेक्टिव ही नहीं है। 44 एनुअल रिटर्न की बात करता है जीएसटीआर 9 एंड 9A मैंने आपको बताया था। उसके बाद सेक्शन नंबर 45 आता है फाइनल रिटर्न। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 46। सेक्शन नंबर 46 किसकी बात करता है सर? सेक्शन नंबर 46 बात करता है सर अगर आपने रिटर्न नहीं लगाया है अंडर सेक्शन नंबर 39 या 45 तो आपको बेसिकली भेजा जाएगा लेट फी। लेट की फी की बात करता है सेक्शन नंबर 46। उसके बाद सेक्शन नंबर लेट फी नहीं, नोटिस की बात करता है सेक्शन नंबर 46 कि सर अगर आपने रिटर्न नहीं लगाया तो आपको नोटिस दिया जाएगा इन जीएसटीआर 3A और बोला जाएगा 15 दिन में रिटर्न लगाइए। अगर आपने 15 दिन में रिटर्न नहीं लगाया तो बेटा आपको भेजा जाए, आपका कर दिया जाएगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। उसके बाद सेक्शन नंबर 47 आया जो लेट फी की बात किया, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद सेक्शन नंबर 48 आता है। सेक्शन नंबर 48 बात करता है जीएसटी प्रैक्टिशनर के बारे में। आ जाइए जीएसटी प्रैक्टिशनर में एवरीवन, जो लास्ट चार्ट है अपना। जीएसटी प्रैक्टिशनर यूं तो C- ग्रेडेड है, एग्जाम में एट सीए फाइनल लेवल नहीं पूछते, लेकिन फिर भी 2 पॉइंट जो मेरे को लगता है कि आपको पढ़ के जाना चाहिए उनका रिवीजन मैं करा देता हूं, क्विकली देख लीजिए। सर पहला बात, कौन कौन एलिजिबल होता है जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए? आपको हमेशा याद रखना है अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो, साउंड माइंड हो, नॉट एडजक्ट एज इंसॉल्वेंट, आपको इंसॉल्वेंट नहीं बोला गया है, और सर आप कन्विक्टेड बाय कोर्ट नहीं हो। कन्विक्टेड नहीं हो मतलब आप इंडियन सिटीजन हो, साउंड माइंड हो, एकदम साउंड माइंड है आपका, इंसॉल्वेंट बरकर आपको इंसॉल्वेंट करार नहीं किया गया है और आप कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट नहीं हो, तो सर ये बेसिक एलिजिबिलिटी है। प्लस आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आप या तो रिटायर्ड टैक्स ऑफिसर हो ऑफ कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या सीबीआईसी, जहां आप बेसिकली गैजेटेड बी ऑफिसर थे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इयर्स, या फिर आप सेल्स टैक्स प्रिपेयर प्रैक्टिशनर या टैक्स रिटर्न प्रिपेयर थे अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ, पुराने लॉ के अंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ईयर। तो बेसिकली बोल रहा है बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस आप जीएसटी प्रैक्टिशनर एनरोल कर सकते हो, या फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, आप एक ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, डिग्री बेसिकली इक्विवेलेंट इन व्हाट, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, लॉ, बैंकिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम एनी इंडियन यूनिवर्सिटी, या फिर आपके पास एक डिग्री है, एक डिग्री
एग्जामिनेशन ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एन इंडियन यूनिवर्सिटी एज डिग्री इक्विवेलेंट, या फिर आपने वो एग्जामिनेशन पास किया है जो नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल है, या आपने सीए फाइनल, सीएस फाइनल या सीडब्ल्यूए का फाइनल एग्जाम पास कर लिया है, तो सर उस केस में आप एलिजिबल हो। एग्जाम में अगर पूछा एलिजिबिलिटी के बारे में तो ध्यान रखिएगा 4 बेसिक एलिजिबिलिटी होता है एंड रिमेनिंग क्या होता है सर, रिमेनिंग ए एंड बी जो है वो है आपका बेसिकली एक्सपीरियंस के कारण, एंड सी जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है अप्लाई कीजिए। अप्लाई करोगे पीसीटी 01 में ओवर द कॉमन पोर्टल, ऑफिसर वेरिफिकेशन करेगा, ऑफिसर को अगर सही लगा तो एनरोलमेंट देगा, अगर आप इनएलिजिबल हो तो एनरोलमेंट नहीं देगा। एनरोलमेंट देता है तो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट देता है, अगर एनरोलमेंट रिजेक्ट कर देता है तो रीजन देता है। ठीक है सर, एक बार एनरोल हो गए तो लोग आपको ऑथराइज कर सकते हैं इन पीसीटी 05। सर आप क्या क्या काम कर सकते हो लोगों के लिए, अगर आपको एक बार जीएसटी प्रैक्टिशनर की तरह लोगों ने एनरोल कर लिया तो आप लोगों के लिए REJECTS रिजेक्ट्स वाले काम कर सकते हो। सर रिजेक्ट्स क्या होते हैं याद रखिएगा, आप लोगों के लिए R फॉर रिफंड क्लेम फाइल कर सकते हो, R फॉर रजिस्ट्रेशन का आप अमेंडमेंट या कैंसिलेशन कर सकते हो, R फॉर रिटर्न फाइल कर सकते हो, रिटर्न मतलब मंथली रिटर्न, एनुअल रिटर्न, फाइनल रिटर्न। R फॉर क्या होता है, रिफंड क्लेम आप लोगों के लिए फाइल कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट कैंसिलेशन फाइल कर सकते हो, रिटर्न फाइल कर सकते हो। E फॉर ई वे बिल का डिटेल्स आप फर्निश कर सकते हो, फर्निश इंफॉर्मेशन फॉर जनरेशन ऑफ ई वे बिल का डिटेल्स आप फर्निश कर सकते हो। J फॉर जॉब वर्क रिलेटेड जो जीएसटी आईटीसी 04 होता है, J फॉर जॉब वर्क रिलेटेड आईटीसी 04 में आप डिटेल्स फर्निश कर सकते हो। E फॉर E क्या होता है सर, E होता है एनरोलमेंट, एनरोलमेंट जो अंडर सेक्शन नंबर 58 दिया जाता है टू ट्रांसपोर्टर ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस, उसका भी अमेंडमेंट और कैंसिलेशन आप कर सकते हो एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर। C फॉर कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन में आना या जाने के लिए जो CMP 02 और CMP 04 फाइल होता है वो भी एक जीएसटी प्रैक्टिशनर फाइल कर सकता है। और सर टी क्या होता है, टैक्स डिपॉजिट, टी फॉर टैक्स डिपॉजिट इन द ई कैश लेजर भी एक जीएसटी प्रैक्टिशनर कर सकता है। एंड एस फॉर सप्लाईज का डिटेल इन जीएसटीआर 1 बेसिकली फाइल किया जा सकता है बाय जीएसटी प्रैक्टिशनर। मैक्सिमम पूछ सकते हैं कि क्या फंक्शन होता है जीएसटी प्रैक्टिशनर का, याद रखिएगा जीएसटी प्रैक्टिशनर हमेशा रिजेक्ट कर सकता है। आर फॉर रजिस्ट्रेशन डिटेल, रजिस्ट्रेशन का अमेंडमेंट कैंसिलेशन कर सकता है। आर फॉर रिफंड, आर फॉर रिटर्न वगैरह आपके लिए मंथली, एनुअल, फाइनल रिटर्न वगैरह फाइल कर सकता है। ई फॉर ई वे बिल का डिटेल फर्निश कर सकता है। जे फॉर जॉब वर्क का डिटेल फर्निश कर सकता है। ई फॉर एनरोलमेंट में जो आपने जीएसटी में एनरोलमेंट दिया है उसका अमेंडमेंट कैंसिलेशन कर सकता है। सी और कॉम्पोजिशन में आना या जाने के लिए CMP 02 और CMP 04 का इंटीमेशन भी फाइल कर सकता है। सी हो गया। टी फॉर सर टी होता है क्या, टैक्स डिपॉजिट आपके बिहाफ में कर सकता है। एंड एस फॉर सप्लाईज का डिटेल जो जीएसटीआर 1 में होता है बेसिकली फाइल करना होता है, जीएसटीआर 1 में डिटेल्स फर्निश कर सकता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद याद रखिएगा अगर किसी को जो आपको ऑथराइज किया है जीएसटी प्रैक्टिशनर की तरह किसी ने वो विड्रॉ करना चाहता है तो भी वो फाइल कर देगा जीएसटी पीसीटी 05। उसके बाद अलावा यहां पे कुछ एडिशनल ज्ञान है कि सर जो ये सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर होते हैं, सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर और टैक्स रिटर्न प्रिपेयर जिनको जीएसटी प्रैक्टिशनर की तरह एनरोल किया गया है उनको 30 महीने में जीएसटी प्रैक्टिशनर का एग्जाम पास करना पड़ता है। ठीक है सर, ये एक एक्स्ट्रा ज्ञान है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है अगर जीएसटी प्रैक्टिशनर ने कोई मिसकंडक्ट किया उसको शोकॉज नोटिस दिया जाएगा इन पीसीटी 03, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड रिप्रेजेंटेशंस के बाद ऑर्डर दे दिया जाएगा इन पीसीटी 04 और उसको सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर से बाहर कर दिया जाएगा, जीएसटी प्रैक्टिशनर के काम से बाहर कर दिया जाएगा, या फिर आप खुद सरेंडर कर सकते हो। एप्लीकेशन दीजिए इन जीएसटी पीसीटी 06 और आपको ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा इन पीसीटी 07। जीएसटी प्रैक्टिशनर के बारे में C- ग्रेडेड है, बस ध्यान रखिएगा एलिजिबिलिटी के बारे में एंड फंक्शंस ऑफ जीएसटी प्रैक्टिशनर के बारे में। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मैं अपना रिवीजन विद रेस्पेक्ट टू द रिटर्न चैप्टर क्लोज करता हूं। रिटर्न्स एंड जीएसटी प्रैक्टिशनर का डिटेल्स मैंने बता दिया है। एक ही अमेंडमेंट है रिटर्न चैप्टर में जो बेसिकली मैंने आपको यहां बताया था कि कब कब एक बंदे को जीएसटीआर 1 या आईएफएफ करने से रोका जा सकता है, ब्लॉक कर दिया जाएगा उसका आईएफएफ या जीएसटीआर 1। अगर आप मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हो, लास्ट मंथ का जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं किया तो इस मंथ का आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते, या फिर अगर आप क्वार्टरली रिटर्न में हो, लास्ट क्वार्टर का अगर जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं किया तो इस क्वार्टर में जीएसटीआर 1
एज वेल एज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी दोनों ही आपको अलाउ नहीं किया जाएगा. यू विल बी डीबार्ड फ्रॉम फर्निशिंग GSTR1 एंड इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी. यहां मैं अपना क्विक रिवीजन विथ रेस्पेक्ट टू रिटर्न चैप्टर क्लोज करता हूं. कॉन्ग्रेचुलेशन पीपल. ध्यान रखिएगा, सी ग्रेडेड चैप्टर है, 3 से 4 मार्क कहीं से भी पूछ सकते हैं, छोटा मोटा क्वेश्चन. आई होप आप लोगों को मजा आया होगा. यहां अपना रिवीजन विथ रेस्पेक्ट टू रिटर्न चैप्टर क्लोज करते हैं. कॉन्ग्रेचुलेशन पीपल.